कि जो उनका फरमान है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है जो संस्थान लेती है, साथ में उन्होंने कोट किया है कि बीपीएससी यूपीएससी लेने वाले भी जो कोचिंग संस्थान है वो भी बंद रखेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बीपीएससी और यूपीएससी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अमूमन स्नातक पास होते हैं। तो स्नातक पास बच्चे को स्कूल और कॉलेज से क्या मतलब? आईएएस हो, आईपीएस हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस हो, सिपाही हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम पूरे इंडिया का बिहारी बच्चे 70-80%, 90% सबसे आगे रखते हैं। अगर कोचिंग बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, सोचिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि आईएएस के पाठक नाम तो आपने सुना ही होगा। जब से उन्होंने शिक्षा विभाग का पदभार संभाला है तब से आए दिन नया फरमान जारी करते रहते हैं। कभी स्कूलों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं तो कभी शिक्षकों की प्रेशर बढ़ा देते हैं। बता दें कि उनके कारण बिहार के लाखों शिक्षक जो हैं जिनकी सांसें फिलहाल अटक पड़ी है। जी हाँ, बता दें कि उनका एक और नया फरमान सामने आया है। वो फरमान ये है कि जो भी कोचिंग संस्थान है उनको सुबह 9 बजे से 4 बजे तक नहीं खोलने हैं। ऐसा इसलिए ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के वक्त कोचिंग चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स और वो बच्चे ये समझते हैं कि बिहार की जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बदहाल है और उसमें पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें कोचिंग संस्थान की मदद लेनी पड़ती है। सारे कोचिंग संस्थान को उन्होंने 9 से 4 नहीं चलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि ये फरमान जारी कर दीजिए कि कोचिंग संस्थान जो है वो सुबह 9 से 4 नहीं चलाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम रिपब्लिका कोचिंग संस्थान में मौजूद हैं, जहां पर बीपीएससी और यूपीएससी की जो तैयारी है वो कराई जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आनंद सर और अमन, जिनसे आज हम इन जो भी के पाठक का जो फरमान है उस पर बात करेंगे कि किस हद तक ये सही है और उससे इन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमन, के पाठक का नया फरमान आया है कि कोचिंग संस्थान को सुबह 9 से 4 बजे तक नहीं चलानी है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया NBC 24 का। और मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सरकार की मंशा क्या है। मैं ये सरकार से एक सवाल मेरा है कि सरकार इसमें चाहती क्या है। तो जहाँ तक मुझे समझ है इस फरमान के द्वारा, समझ ये है कि सरकार चाहती है कि जो भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन बच्चों को अगर 9 से 4 बंद रखते हैं तो वो बच्चे स्कूल में आएंगे और स्कूल में पढ़ाई अपना करेंगे। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो चाहते हैं कि जो टीचर हैं जो अभी कंटिन्यू स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, अगर ये फरमान उन्हें ऐसा लगता है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना संस्थान बाहर में ओपन कर लिए हैं और वहाँ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, इस कारण से वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो अगर 9 से 4 हम बंद रखते हैं तो ये हो सकता है कि 9 से 4 बंद रखने पे वो जो टीचर हैं वो स्कूल में कंटिन्यू आए। लेकिन मैं इस बात को ये समझता हूँ कि जो उनका फरमान है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है जो संस्थान लेती है, साथ में उन्होंने कोट किया है कि बीपीएससी यूपीएससी लेने वाले भी जो कोचिंग संस्थान है वो भी बंद रखेंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बीपीएससी और यूपीएससी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अमूमन स्नातक पास होते हैं। तो स्नातक पास बच्चे को स्कूल और कॉलेज से क्या मतलब है? उनके लिए अब फरमान 9 से 4 कर दिए हैं। अब बताएं, 9 से 4 जब संस्था बंद रहेगी तो सुबह में 2 घंटा और शाम में 2 घंटे के लिए संस्था कोई ओपन करेगा? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते होंगे, बहुत सारे बैच हैं बिल्कुल जो आप लोगों को चलाने पड़ते होंगे। आनंद सर, मेरी सवाल आपसे होगी कि आप इसको कैसे देखते हैं, ये 9 से 4 वाला जो फरमान? अगर एक सेंटेंस से मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि यह एक असंवैधानिक, गैर कानूनी और अदूरदर्शी निर्णय है। एक तुगलकी फरमान है जिसका आने वाले टाइम में बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। जितना दुष्परिणाम शराबबंदी का नहीं हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है शराबबंदी, लेकिन कई सारी निगेटिव चीज़ें भी उसकी दिखी है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ तो पॉजिटिव प्रभाव था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही निगेटिव प्रभाव दिखेगा। फिर से एक बार पलायन शुरू हो जाएगा। पलायन शुरू होगा बच्चों का। जो बच्चे, जो पेरेंट्स यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर जिनको आस्था नहीं है, आप ज़बरदस्ती बच्चों को पकड़ करके नहीं रख सकते हैं। आप क्वालिटी को बढ़ाइए, संख्या नहीं मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। आपको गुणवत्ता पर काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन जिनको विश्वास नहीं है वह अब पटना से बाहर, बिहार से बाहर दिल्ली जाएंगे, पलायन बढ़ेगा और इससे देश राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा नुकसान। एक सर्वे है कि कोटा जो कि एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में भारत में डेवलप हुआ है और उसमें पढ़ने वाले कोई और नहीं बिहार के ही बच्चे हैं। साथ ही महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, जितने MBA कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब में अगर बिहार के बच्चे अगर न जाए तो MBA का उनका सीट खाली रह जाएगा, इंजीनियरिंग का सीट खाली रह जाएगा। यानी सारे पूरे इंडिया को कोई सप्लाई स्टूडेंट करता है तो ऑलरेडी बिहार पहले से कर रहा है। लेकिन इस निर्णय के बाद, अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है कि जो गरीब पेरेंट्स हैं, खेती मजदूरी करके, हाँ, धान रोपनी करके आलू कोराएगा, फिर बच्चे को मतलब ट्यूशन पैसा देते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं जरूर। और यही कारण है कि रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, अंडमान निकोबार में ही जाना पड़े तो बच्चे पहुंच करके और वहाँ पर किला फतह करके आते हैं। इसमें अगर एजुकेशन का उस गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो गुणवत्ता फिर आता कैसे है? और आता है यही कोचिंग के माध्यम से, जो एक कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल में है, और सपोर्टिंग रोल के माध्यम से बच्चों का वो मेंटेन करके, क्वालिटी मेंटेन करके बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं, सफल होते हैं। चाहे वो IAS हो, IPS हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, SSC हो, बैंक हो, डिफेंस हो, सिपाही हो, NDA हो, CDS हो, कोई भी एग्ज़ाम पूरे इंडिया का बिहारी बच्चे 70-80%, 90% सबसे आगे रहते हैं। अगर कोचिंग बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा सोचिए। एक तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। मैं कोटा की बातें कर रहा था, कोटा में 60% वहाँ की रोजगार का जो साधन है, सोर्स ऑफ इनकम है, वह वहाँ के बच्चों के कारण होता है। क्या आपको लग रहा है कि पटना में बातें नहीं हैं? लॉजिंग है, फूडिंग है, रेंट है, फर्नीचर वाला है, टेबल कुर्सी बेचने वाला है, पानी पहुंचाने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ की भी इकोनॉमी। और बात पटना की नहीं है, बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग कहीं ना कहीं एक बहुत सपोर्टिंग रोल में है, गुणवत्ता को बनाए हुए हैं। तो इससे गुणवत्ता भी बना हुआ है और साथ ही अर्थव्यवस्था में 15 से 20%, चूँकि मैं MBA बैकग्राउंड से हूँ, इकोनॉमिक्स की हमें समझ है, मैं डेटा को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 15 से 20% इकोनॉमी स्टूडेंट बेस्ड इकोनॉमी है। कोटा का तो 60% है। तो आप समझिए कि क्या हालत होगा। शराबबंदी से जितना नुकसान, आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, उससे बहुत ही ज़्यादा मैं आपके चैनल NBC 24 के माध्यम से सरकार को मैं संदेश भेजना चाहता हूँ। जितने भी इसमें संबंधित मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन तक ये बातें पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी यह जो कदम है बहुत ही अदूरगामी है और बहुत ही नुकसानदायक होगा। फिर से वही पलायन होगा। रिपब्लिका दिल्ली में पहले थी, यहाँ पर आई और जो विधान परिषद का सभापति थे अवधेश नारायण जी, उनसे मैं मिला एक बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया कि दिल्ली की अच्छी कोचिंग यहाँ पर आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा करेंगे। एक बुक का के लिए हम लोग पब्लिश उनसे मतलब विलोचन के लिए गए थे, लोकार्पण के लिए, तो प्रशंसा किया। लेकिन अब दुखद स्थिति है कि हम लोग को फिर जाना पड़ेगा। अगर आप हमें 9 से 4 जो प्राइम टाइम होता है, किसी भी ऑफिस का प्राइम टाइम होता है, उसमें अगर काम आप नहीं करने देंगे तो उस टाइम में घर में बैठ करके हम क्या करेंगे? क्या कोरोना में जिस ढंग से पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा बढ़ गया वहीं करेंगे, या चोरी डकैती करेंगे? क्या करेंगे? मतलब बताइए, भैंस चराएंगे? मेरे पास एक साधन है, मैं ट्रक और ट्रैक्टर दोनों चलाना जानता हूँ। TN सेशन साहब जब चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने धमकी दिया था। मैं भी यही बातें कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे प्राइम टाइम में, और ये हमारे आजीविका से भी संबंधित है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चों की भविष्य की बातें हैं। बच्चे बड़ी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि कोचिंग में कौन बच्चे आ रहे हैं। सरकार का देखिए कि कदम कितना और दूरदर्शी है और कैसे यहाँ की जनता प्रभावित होगी। कोचिंग में जो एडमिशन लेने वाले होते हैं मैक्सिमम SC, ST, OBC, जो सरकारी स्कूल में जिन्होंने पढ़ाई किया है और जिनका बेस कमज़ोर है, वह आकर के मैथमेटिक्स
रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश का करते हैं। जो डीपीएस से पास आउट हैं, नोटेडम से हैं, माइकल से हैं, कार्मल से है, उनको यहाँ पर आकर के इंग्लिश का प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वो एलिट क्लास में है, अब जाति वर्ग से हैं। क्या आप चाहते हैं कि गरीब गुरुए के बच्चे को अब न कम्पीट न कर पावे? आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत ही अच्छा सर ने कहा कि ये बातें एक ही लाठी से, छड़ी से आप सबको हाँक रहे हैं। आप पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक बातें समझ में आ रही है जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो कोई ग्रेजुएट है, अभी बिट्टू आया था, वो कह रहा था कि सर मैं BA कर चुका हूँ और मैं क्या करूँ सर। उनको कौन सा अटेंडेंस स्कूल में जाके बनवाना है, कॉलेज में जाके बनवाना है, वो सब कुछ PhD करके आया है, लेकिन कहीं कम्पीट नहीं कर पाया। भाई तो अपने भविष्य के लिए तो कुछ करेगा ना। तो क्या आप कहेंगे कि आपको प्राइम टाइम में नहीं पढ़ने दिया जाएगा? 9 से 4 आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं। सोचिए, क्या आप ऑनलाइन ही पढ़ेगा तो आप लैपटॉप जाकर के छीन लेंगे क्या? सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। आप अच्छे काम पर आप मतलब बिल्कुल पहरेदारी लगाना चाहते हैं। IAS के पाठक जो हैं बहुत कड़क मिजाज के हैं, वो सरकार की भी नहीं सुनते। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और वो उनकी भी नहीं सुनते हैं। क्या लगता है के पाठक और सरकार को आप लोग इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि उनका ये जो फरमान नया जारी हुआ है? देखिए, इसमें के पाठक सर जो है और नीतीश कुमार, चूँकि वो सरकार के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, तो इसमें फरमान में बिल्कुल सरकार इसमें शामिल है। यानी सरकार के मिलीभगत में ये सब जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक सचिव कहाँ से कर सकते हैं? अपने मन से तो वो करेंगे नहीं। ठीक है, सरकार की देखिए मंशा क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में है, सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चे लोग पढ़ पाए। इसलिए नहीं चाहती है कि जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, वो ये समझती है कि जहाँ तक मेरी शिक्षा दीक्षा है, अगर हमसे ज़्यादा कोई शिक्षा दीक्षा लोग प्राप्त कर लेगा तो फिर आगे हम कह कैसे पाएंगे कि हम ज़्यादा आपसे ज़्यादा जानते हैं या कम जानते हैं। वो चाहती है कि हमसे भी कम पढ़े ताकि हम कह सके कि कहावत सुने होंगे, अंधा में कान राजा। अगर सब लोग अशिक्षित है तो कह सकते हैं कम से कम कि हम तो 10th पास हैं। समझ रही बात? तो बिल्कुल इसमें सरकार ही दोषी है, क्योंकि ऐसा कानून। अब सबसे पहली बात कि जो एक चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे कि जितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो अमूमन बहुत बड़े कोचिंग संस्था नहीं है। आपके दिमाग में, ये सब लोग के दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी संस्था, जिसका नाम आपने सुना होगा, अलग अलग पटना में बहुत लोग बहुत फेमस हैं, जिनका पूरे देश में नाम है, उनका एक भी शब्द इस पर, एक भी लाइन उनका वक्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बड़ा बड़ा ऑनलाइन सेंटर चलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सरकार के पाठक द्वारा ये आया निर्देश, मतलब कितना हंसी का पात्र वो बनने वाले हैं आज के डेट में। एक एक कोचिंग संस्थान में जो कि ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। ठीक है, बच्चे अगर आपके स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, तो ऑफलाइन सेंटर को आप 9 से 4 बंद कर दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे के पास आज के डेट में, तो सबके पास मैम फ़ोन है, टैब है, टैब नहीं भी है तो फ़ोन तो सबके पास है। वो ऑनलाइन कोचिंग तो घर पे रह के कर सकता है, उसको ज़बरदस्ती थोड़ी है स्कूल। स्कूल को अगर ठीक करना है तो ऐसा कानून नहीं बनाना होगा, आपको बनाना होगा, उसके क्वालिटी को ठीक करना होगा। टीचर का अच्छे से आप इंटरव्यू लेकर लाइए, उनका सर्वे कीजिए, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये कौन सा कानून है कि 9 से 4 सब कोचिंग बंद आप कर देंगे? ऑनलाइन जो घर में पढ़ना चाहेगा उसको रोक दीजिएगा, सब घर में जाके क्या कीजिएगा? छापेमारी कीजिएगा? ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सर आप बिल्कुल मैं इनके अमन जी से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने भी कहा कि के पाठक एक मोहरा केवल हैं। ठीक है, ऐसा सरकार के बियॉन्ड को जा सकता है क्या? सरकार के बियॉन्ड को जा सकता है क्या? संभव ही नहीं है। और एक व्यक्ति यहाँ पर डिक्टेटरशिप के रूप में जिस रूप में चल रहा है जानते ही हैं। तो ऐसे में केवल मोहरा है, मूल बातें कुछ और है। इन्होंने जो कहा कि यहाँ पर एवरेज जो पॉलिटिशियन है या अपर लेवल पर जो है नीति निर्माता हैं, वह 10th 12th पास हैं, एवरेज लोग। तो वो तो चाहेंगे नहीं। एक छोटी सी एक वाकया है जो हमने देखा गांव में। मैं गया था और मैं मूलतः मिथिलांचल से हूँ। तो एक टीचर एक स्कूल में विधायक जी पहुँच गए, समथिंग राय थे। तो उन्होंने मास्टर साहब से बोला, मास्टर साहब मैथिली में, कि अहाँ हमारा वोट नहीं दीजिए। तो मास्टर साहब बड़ी मुँहफट थे और उनको शब्दों पर कंट्रोल नहीं था। हालांकि शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी गाली दे करके बोले, रे साहब हम तोरा वोट नहीं दीछे तो जीते ही करना छे। अगर मैं तुमको वोट नहीं देता हूँ तो तुम जीतते कैसे हो?
हम एज ए मास्टर छी स्कूल के और हम एकोटा धियापुता के नहीं पढ़बै छी। हम जई धियापुता के नहीं पढ़बै छियै ताहि दुआरे मूर्ख बनल छौ आ तही दुआरे ऊ तोरा वोट दै छौ। अगर वो पढ़ लिख जाएगा, अगर हम पढ़ाएंगे और पढ़ लिख जाएगा, तुमको वोट नहीं देगा और तुम हार जाओगे। मैं सन्न रह गया, मैं भी था वहाँ पर, मैं सन्न रह गया कि व्हाट इज दिस। यह एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको लगेगी, लेकिन मोर एंड लेस मैं NBC 24 के माध्यम से मैं पूरे बिहार और इंडिया लेवल पर ये बातें पहुंचाना चाह रहा हूं कि यह मोर एंड लेस ये बातें पूरे बिहार में लागू है, जहां पर ऑलरेडी समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है। वोटिंग एक रेडीमेड वोट सिस्टम है। विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास की बात आपका हम मानते हैं, लेकिन लास्ट में वोट तो वहीं डालेंगे जहां बस अपना, समझ रहे हैं ना, नहीं अपनी जात का हो, अपने जात का हो। तो ये भी सर मानते हैं कि बिहार में आज भी जातिवाद पर वोट होते हैं। कास्ट सेंसस क्यों हो रहा है? अंग्रेजों के टाइम में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसके बाद क्यों नहीं अब तक हुआ? हमारे संविधान निर्माता ने क्यों नहीं करवाया, या फिर आज़ादी के बाद क्यों नहीं करवाया गया? क्या वो समझदार नहीं थे? आवश्यकता नहीं थी? बिल्कुल स्पष्ट मतलब है। डिवाइड एंड रूल की एक न्यू एडिशन है, बड़ी छद्म रूप से, बहुत ही चतुराई से करना चाहते हैं। समाज को फिर से जाति में बांटने की कोशिश हो रही है, और इसमें भी वही है। मैं कहूँगा सर ने जो कहा कि एक कॉरपोरेट साठगांठ इसमें दिखती है। बड़ी बड़ी संस्था को इससे फायदा है, लेकिन बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे मोटे लेवल पर हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में है, और वो सबसे ज़्यादा आवश्यकता को पूरा वहीं करते हैं, गुणवत्ता को बनाए हुए हैं, उनके हितों पर कुठाराघात होगा। लेकिन सरकार को उससे मतलब नहीं है। बड़े कॉर्पोरेट घराने से जो उनका नेक्सस है, सरकार को लाभ है। इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर और इसके पीछे क्या मूल कारण क्या है। बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है, षड्यंत्र की बू आ रही है। जी सर, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। आप लोगों से मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप लोगों की भी कोचिंग है, तो अभी तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और जितने भी लोग अभी आ रहे हैं, मुख्यतः उनका यही सवाल है कि सर आगे हम लोग क्या करें। आप लोग रहेंगे, हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके सामने देखिए स्टूडेंट्स एक बैठे हुए हैं, वो लगातार यही पूछ रहे हैं कि सर अगला कदम क्या होगा। अगर आप लोग नहीं रहेंगे, आप लोग चले जाएंगे, तो हम लोग करेंगे क्या? ठीक है, स्कूल वैसा पढ़ाई प्रोवाइड तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकती है, पॉसिबल नहीं। आप भी समझती हैं, सब लोग जानते हैं। अगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहला बात ये कि अगर इसमें सबसे अगर आप अच्छे से इसको समझ पाएँ, या दर्शक भी अगर समझ पाएँ, तो इसमें बड़े बड़े जो संस्था है वो नहीं शामिल हो रहा। उसका रीज़न ये है कि वो चाहती है कि छोटे जो संस्थान हैं वो बिल्कुल डेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अपना ऑनलाइन में जितना मन करे उतना दाम हम रख सकें, क्योंकि उन्होंने कम रख कर नाम कमा लिया है। अब उनको पैसा कमाना है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा हम लोग करके, या जो भी उनका मनसा हो, क्योंकि अगर उनका ऐसा मनसा नहीं होता तो अभी तक वो लोग रोड पे आए होते। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा, या जितने भी जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, कि इसमें सिर्फ दर्द तकलीफ़ का सामना टीचर्स को नहीं करना होगा। टीचर्स भी एक है मोहरा, इसमें दर्द तकलीफ़ का सामना करना होगा अंततः जाकर विद्यार्थी को ही। इसलिए विद्यार्थी को टीचर का साथ ढाल बनना होगा, और साथ में आकर ये जो आपका फरमान है इसको वापस करवाने में मदद करना होगा, सामने आकर बोलना होगा। नहीं तो सरकार आज एक फरमान लाई, एक गेट में कह सकती है ये भी कि अभी सुबह 2 शाम का कितना हो रहा है टाइम, 4 बज रहा होगा। सरकार कल से ये भी फरमान जारी कर सकती है कि 4 बजने के बाद शाम में अगर 5 बजता है तो उसको 5 शाम नहीं कहा जाएगा, 5 का सुबह कहा जाएगा। मानना होगा सबको, क्या करेगा आदमी, मानना ही होगा। कल गेट में ये भी कहा जाए कि आपके फादर का नाम XYZ है, XYZ नहीं होगा, फादर का नाम हो जाएगा W, वो भी मानना पड़ेगा। तो इस तरह का बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते हैं सरकार का ये फरमान का, और जहाँ तक होगा हम लोग आंदोलन करेंगे, इस मूड में है। और चाहते हैं कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं, वो लोग सब मेरा साथ में दें, और हम लोग सब मिलकर इस फरमान को, जो सरकार का ये नियम बनने जा रहा है, इसको हम लोग सरकार को वापस करवाने में एक बहुत बड़ा कदम रखें, और अंततः हम लोग की जीत हो। सर, आप जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे?
बिल्कुल मैं तो मूड बना रहा हूं कि सरकार को कोर्ट में घसीटूंगा इसके लिए, क्योंकि सरकार का यह जो कदम है असंवैधानिक भी है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और जहां तक हम लोग का काम है, कहीं भी आईपीसी, सीआरपीसी, टॉट्स का कहीं भी वायलेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं है। मुझे अधिकार है पढ़ाने का और बच्चों का अधिकार है पढ़ने का, पेरेंट्स का अधिकार है कि अपने बच्चों को पढ़ा करके उनका भविष्य सुनिश्चित करने का। इस महान उद्देश्य में अगर कोई भी रास्ते में आएगा, यह भूमि चाणक्य और चंद्रगुप्त की है। एक महान सांस्कृतिक विरासत की यह एक स्थली है। इस प्रकार के लुच्चे लुफंगों और दूरदर्शी लोगों जो कि बिहार को ऑलरेडी गर्त में कर चुके हैं, इनकी मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ेगा और 300 डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जिसकी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यहीं पढ़ेगा। उसको दिल्ली में जाने की आवश्यकता न हो, और अगर उसको जाने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या सरकार भरपाई करेगी? क्या सरकार अनुदान देगी? बहुत सारे राज्यों में देती है। अपने राज्यों में कोचिंग को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुदान देती है, सपोर्ट देती है। दिल्ली सरकार कर रही है, यूपी कर रही है, बिहार आप देखिए जो कर रहा है उसको आप रोक रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाए हैं। अब शिक्षा स्कूल जरूर, स्कूल की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन टीचर कैसे हैं तो पता है? डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है डिग्री का, कि डिग्री सही भी है गलत है। केवल डिग्री दिखाओ, फर्जी दिखाओ। इस नीति को लाने वाला कौन था? मतलब पहले तो खूब आप शराब का ठेका खुलवा दिए, अब फिर आप शराब बंद दी। तो ये तो हो गया कि वही बातें हैं, मतलब दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली वाली बातें हो गई। एक एमबीटी हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल शासक था। कुछ यही स्थिति यहाँ पर दिख रही है। सरकार की जो यह कदम है बहुत ही आत्मघाती होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं बार बार कहता हूँ, गरीब गुरबे के बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो कंपटीशन वो फाइट कर पाते थे, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे हो, आईएएस हो, बीपीएस हो, किसी भी एग्जाम में, अब इससे प्रभावित होगा। जो चीज़ें हम 15 घंटा में दे सकते हैं, क्या हम 2 घंटा में हमसे दे पाना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। महिलाएं हैं, एक विशेष इशूज महिला हैं। पटना में आजकल, बिहार में अब टेस्ट आजकल आप देख रहे हैं फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में महिलाएं आएगी, लड़कियां आएगी कोचिंग करने के लिए, शाम को 8 बजे 9 बजे जाएगी, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? एक तीसरे कांड हो जाएगा यहाँ पर, समझ सकती हैं? एक तीसरे कांड हो जाएगा। हॉस्टल में रहती हैं, नहीं अभी भी ये सूझ है। 8 बजे 7 बजे, सर जल्दी छोड़ दीजिएगा सर वो पीजी बंद हो जाएगा, ये है तो वो है। अब यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं, पार्क में यहाँ पर 7 बजे तालाबंदी लग जाती है, जितने भी पार्क हैं। दिल्ली वगैरह में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसे में जहाँ पर सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की मेजर प्रॉब्लम है, एक भी बाहरी इन्वेस्टर आपके पास क्यों नहीं आ रहा है? डर से। ऐसे में आप बच्चे को कैसे आश्वस्त करेंगे? पेरेंट्स को कैसे आश्वस्त करेंगे? लड़कियां जो आधी पॉपुलेशन है बिहार की, लगभग 6 करोड़ पॉपुलेशन लड़कियों का है, महिलाओं का है, उनको आप कैसे आप एश्योर करेंगे कि आप 9 बजे रात में पढ़ करके आइए? कुछ कांड हो जाएगा तो दिन में रखा रहे कांड हो जा रहा है यहाँ पर। आप समझ रही हैं कि लड़कियां पढ़ाई छोड़ देंगी। अब पलायन तो होगा ही। जो 90 के दशक में घर घर से लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और लुधियाना, पंजाब जाकर के खेती बाड़ी करने लगा, रिक्शा ठेला बड़े चलाने लगा, लेकिन घर घर से पलायन हो गया। सेम वही पलायन, और इस बार जो पलायन होगा और भी भयंकर होने वाला है। जो ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत है, और इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। चुनावी वर्ष है, मैं यही कहूँगा कि सब बच्चे, सब पेरेंट्स और सभी बुद्धिजीवी लोग, साथ ही जो भी बिहार से प्रेम रखते हों, सब लोगों को गलत चीज़ को गलत कहिए, अच्छी चीज़ को अच्छा कहिए। अगर कुछ चीज़ें अच्छी है इसमें, आप अच्छा कहिए, नहीं ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी है, लेकिन सब पर लागू कर देना। जो BA करके PhD करके कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कैसे आप रोक लेंगे? एक गलत है और दूरदर्शी है और वैधानिक है और साथ ही असंवैधानिक है। आपकी अगर इतना ही आपको सही लगता है तो इसके लिए आप कानून पारित करवा दीजिए विधानसभा से, और बिहार से पूर्णतः कोचिंग फ्री भी राज्य घोषित करवा दीजिए। हम लोग जो होगा देखा जाएगा, बच्चे, पेरेंट्स जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। भविष्य तो जैसा होगा आप समझ सकते हैं। तो
के पाठक का ये जो नया फरमान है कि कोचिंग संस्थान जो है वो सुबह 9 से 4 बजे तक नहीं चलेगी। तो हम आज एक कोचिंग संस्थान रिपब्लिका में पहुंचे थे। वहां पर आनंद सर और अमन सर हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम इस टॉपिक पर बात किए हैं कि क्या ये जो फरमान है उसको किस नज़रिए से ये लोग देखते हैं और साथ ही साथ कितने सारे दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तमाम बातें हमने की हैं, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है और आनंद सर ने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। हालांकि ये जो नया फरमान है के पाठक का देखने वाली बात होगी कि क्या वो उसको वापस लेते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24।